नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पर। जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुआ है, आज हमारा डिस्कशन उसी पर होगा। तो चलिए बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पर। हमने इसमें बस वही इम्पॉर्टेंट बिंदु लिखे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके प्री और मेंस के एग्ज़ाम के लिए, या अन्य कोई आप जो वनडे एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, बस वही शामिल किए हैं। बहुत अधिक पूरा सर्वेक्षण उठा के हमने वीडियो नहीं बनाया है। जितने आपके काम के बिंदु थे उन्हें निकाल कर आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास कर रही हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उससे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और बहुत जल्द जैसे ही वहाँ प्री ख़त्म होगा, वहाँ हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जैसे पिछले साल चलाई थी फिर से शुरू करेंगे। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको कुछ ना कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड लाभ मिलता रहेगा। आइए देखते हैं। 31 जनवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया, यानी कि कल। अब की बार यह एक पुस्तिका में है, यानी कि अभी तक ये 2 पुस्तिकाओं में निकलता था, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, लेकिन इस बार आर्थिक सर्वेक्षण को एक ही पुस्तिका में निकाला गया है, एक ही वॉल्यूम में दिया गया है। और इसमें जो आंकड़े हैं वो सारणी के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, भाषाबद्ध नहीं है, सारणी दी गई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं अर्थशास्त्र वी अनंत नागेश्वर हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा। ये अभी हाल में ही इनकी नियुक्ति हुई है। क्या नाम है? वी अनंत नागेश्वर। कौन है ये? मुख्य आर्थिक सलाहकार, CEA। राजकोषीय विकास, व्यापक आर्थिक कारक, मुद्रास्फीति, कृषि, रोजगार, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। पहला सर्वे 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था, संविधान लागू होने के बाद। 1950-1951 का सर्वे पहला सर्वे था। 1964 तक यह बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1964 के बाद ये बजट से एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले साल का पूरा ब्यौरा होता है कि हमने कहाँ पर कौन सा क्या खर्च किया, कितना अनुमान लगाया था, कितनी GDP वगैरह हमको प्राप्त हुई। और बजट जो होता है उसमें हम नेक्स्ट ईयर का ब्यौरा रखते हैं कि हम अगली साल किस किस पर क्या क्या खर्च करने वाले हैं और क्या क्या हमारी प्लानिंग है। प्रमुख बिंदु, आप कहेंगे कि जो बीत गया उसको क्यों हमें पढ़ना होता है? तो हम पुराना देखकर ही समझ पाते हैं कि कहाँ हमने कितना खर्च किया था और कहाँ कमी रही, कहाँ अधिकता रही, उसको हम अगले बजट में सुधार सकते हैं। इसके कुछ प्रमुख बिंदु देख लीजिए। 2022-23 में GDP के वास्तविक रूप से 8 से 8.5% बढ़ने का अनुमान है। जो GDP है उसका वास्तविक रूप से 8.5% तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है 2022-23 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर। 2021-22 में इसका 9.2% बढ़ने का अनुमान था। वित्त वर्ष 2025 तक भारत के $5 ट्रिलियन की GDP लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे पर $1.4 ट्रिलियन खर्च करने की आवश्यकता है। 2025 तक भारत का लक्ष्य रखा गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो GDP है, वो $5 ट्रिलियन हो जाए। इसके लिए भारत को करना क्या होगा कि जो बुनियादी ढांचा है, याद रखिएगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा पे क्या करना होगा? $1.4 ट्रिलियन का खर्च करना होगा। अभी ये कितना किया जा रहा है? $1.1 ट्रिलियन। अभी कितना है? $1.1 ट्रिलियन। करना कितना है?
1.4 ट्रिलियन डॉलर। कुछ और स्थिति जान लेते हैं। निजी क्षेत्र के निवेश में बढ़ोतरी की संभावना है, ये तो आपको दिख ही रही है। आगे देखिएगा, वर्ष 2022-23 में वर्ल्ड बैंक ने जो अनुमान रखा था जीडीपी ग्रोथ का भारत का, वो 8.7% था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ का जो रेशियो था वो कितना रखा था, 8.7%। कब के लिए, 2022-23 के लिए, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए। और एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने 7.5% रखा अनुमान। आईएमएफ के द्वारा ये अनुमान 2021-22 और 2022-23 के लिए 9% है और 2023-24 के लिए 7.1% है, यानी कि ये और एक साल आगे का है। कृषि क्षेत्र में जीडीपी की ग्रोथ, जो जीडीपी की का योगदान है वो 3.9% है। उद्योग में 11.8% तक बढ़ने का अनुमान है। सेवा क्षेत्र में 8.2%। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या संलग्न रहती है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान कम रहता है, क्योंकि यहाँ जो जनसंख्या है कृषि क्षेत्र वाली वो सीमांत किसान है, और यहाँ पे जो कृषि होती है वो जीविकोपार्जन कृषि है, जो जीविका चलाने के लिए की जाती है, ना कि इतना कुछ उत्पादन हो पाता है कि निर्यात हो सके, इसलिए इसका बहुत योगदान जीडीपी में नहीं हो पाता। भारत अमेरिका व चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। भारत क्या हुआ है, अमेरिका और चीन के बाद, यानी कि पहला नंबर अमेरिका का है, दूसरा चीन का, उसके बाद तीसरा नंबर भारत का है। किसमें, स्टार्टअप इकोसिस्टम में। इसके अतिरिक्त भारत में 44 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला 2021 में। अब कुल संख्या इसकी 83 हो गई है, जो अधिकांश सेवा क्षेत्र में है। यूनिकॉर्न क्या होता है, बहुत लोगों को पता होगा, और जिन्हें पता नहीं है वो भी जान लें। यूनिकॉर्न जो होता है वो जो निजी व्यवसाय है उसमें जब उसकी पूंजी व्यवस्था $1 बिलियन हो जाती है तो उसे यूनिकॉर्न का दर्जा मिलता है। कितनी पूंजी, $1 बिलियन। कृषि व संबंधित उत्पाद, जिसमें समुद्री उत्पाद और वृक्ष के उत्पाद शामिल हैं, का निर्यात 23.2% बढ़कर $31 बिलियन हो गया है। भारत का जो कृषि संबंधी उत्पाद का निर्यात है, जिसमें समुद्री उत्पाद और वृक्षों के उत्पाद शामिल हैं, वो 23.2% बढ़कर $31 बिलियन हो गया है। 2021-22 में व्यय नीति में पूंजीगत व्यय की बढ़ोतरी का अनुमान है। 2020-21-22 में व्यय नीति में पूंजीगत व्यय की बढ़ोतरी हुई है। ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण था, जिसे मैंने बहुत कम शब्दों में केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको दी हैं। आप इसे पीडीएफ के फॉर्म में भी ले सकते हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। बहुत अधिक इस नहीं दिया है, जो ज़रूरी था केवल उसी को डिस्कस किया है। और बजट भी हम इसी तरह बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। ईश्वर आपको आपके लक्ष्य के प्रति पास लेके जाए, आपका लक्ष्य आपको प्रदान करे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।